पर्सन का याद नहीं रखना, हमें स्टूडेंट याद रखना। इस पर्सन का नाम है बेड एंड वेकर हाफवे सिस्टम। कोई पर्सन था, उसने अपना ग्रेड बताया, उस ग्रेड को छोड़ना, किसी पर्सन का हमें याद नहीं रखना, अपने को डिग्री और ग्रेड दोनों यही याद रखना। किसी का नाम नहीं आएगा तो ये स्टूडेंट है वही रहेगा एग्जाम में। किसी पर्सन के बारे में पर्सन अलग बताता रहता है, जैसे सिंपल बंडल राइट मैकडॉनल्ड कुछ और बता रहा था, वो दूसरे बार कुछ और बता रहा था, अपने को आइडिया याद रखना है, ठीक है ना, वो जरूरी। तो मैं आइडिया ये 10 बता देंगे। अच्छा पूरा पढ़ोगे ना तो इसमें 50 पेज का आएगा, कोई किसी ने कुछ और बता रखा है, किसी ने कुछ और बता रखा है, ऐसे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आइडियल स्टैंडर्ड है वो याद रखना। पीसीओडी क्या होता है, चल रही भाई, पीसीओडी पीसीओडी क्या होती है बताओ जल्दी, है बताओगे क्या, या नहीं? पीसीओडी के बारे में बताओगे कि नहीं, बताओ नहीं, पहले इसकी बात डेफिनेशन, मुझे भी तो 5 बजा लिया, कैसे बजाए, मुझे भी तो धीरे धीरे 5 बजा, वरना तो मैं अगर 4 साढ़े 4 छोड़ दिया 5:30 तक बहुत ब्रेक हो जाएगा, कितना लंबा ब्रेक काम का नहीं। डेफिनेशंस, दूसरा कॉज कभी आ नहीं सकता, याद आ सकता है साइन सिम्टम्स, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट कभी आ नहीं सकता, क्योंकि पीसीओडी में हार्मोनल इंबैलेंस है, तो हम क्या देंगे, हार्मोनल देंगे, जो कम है उसको पूरा करेंगे, और अगर 6 बन गई तो 6 निकालेंगे। ये आ नहीं सकता, क्या आ सकता है सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। डायग्नोसिस बोलो चाहे साइन सिम्टम बोलो, एक ही बात है कि क्या डायग्नोसिस करोगे या क्या साइन सिम्टम होगा, एक ही पॉइंट आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो पीसीओडी का बेसिकली मीनिंग तो यही है, इसको हम पीसीओएस भी बोलते हैं, पॉली सिस्टिक, सिस्ट बन गई, पॉली मतलब ज्यादा, कहां पर, या तो कोई तो बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और कहीं कहीं पर इसकी वजह से कोई एक साइन सिम्टम तो आता है नहीं, बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसको कोई कोई बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, बात एक ही है। ओवेरियन में अबनॉर्मल हार्मोन की वजह से पॉलिसिस्ट बन जाती है, उसकी वजह से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया पीसीओडी। अब हार्मोन क्या कहां चेंज हो सकता है, तो हार्मोन सबसे पहले जीएनआरएच, हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम हो जाए कौन से हार्मोन की, उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी, उसमें आता है एफएसएच और एलएच, उसमें कोई दिक्कत हो जाए, या उसके बाद ओवेरी, उसका मतलब एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन एचपीओ, इन तीनों में से किसी में भी कुछ भी दिक्कत होती है तो सीधी सी बात है पीसीओडी हो सकता है। तो हाइपोथैलेमस में दिक्कत हो सकती है, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच एलएच निकलता है, पोस्टीरियर से नहीं निकलता, इसलिए मैंने एपी लिखा है, और ओवेरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, कुल मिला के या तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाए, दूसरा एफएसएच एलएच में दिक्कत आ जाए, तीसरा सबसे ऊपर वाला प्रिंसिपल सेल जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस में दिक्कत हो जाए, कुल मिला के इन तीनों में से कहीं पर भी इसकी चेन में मिस्टेक होती है तो पीसीओडी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई, इतना समझ में आया? ये हार्मोन हमारी बॉडी में बैलेंस कैसे रहते हैं, कोई भी बॉडी, हमारी बॉडी में कोई भी हार्मोन बैलेंस कैसे रहता है, एक तो हमारी बॉडी की एनाटॉमी ठीक रहनी चाहिए, पहला, अगर हमारी बॉडी में कोई ट्यूमर नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक रहेगा, दूसरा एनाटॉमिकल और स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए, अगली बात हमारी लाइफ स्टाइल सही होनी चाहिए, क्योंकि हार्मोन सेकेंडरी लाइफ स्टाइल से बहुत मैनिपुलेटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपका फेस अलग ही रहेगा, और बहुत ज्यादा आप खुश रहोगे तो आपका फेस अलग रहेगा, कहीं कहीं आपकी बॉडी में स्ट्रेस का हार्मोन के ऊपर बहुत बड़ा रोल होता है, अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो तो बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, तो कॉर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, और आपको पता होगा कॉर्टिसोल एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, तो आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो तो एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगी, एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगी तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी डिस्टर्ब होंगे, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन डिस्टर्ब होंगे तो आपकी पूरी की पूरी एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों क्या है, स्टेरॉइड है, और आप कॉर्टिसोल क्या है, स्टेरॉइड है, तो स्टेरॉइड आपकी बॉडी में कम होना भी दिक्कत है और ज्यादा होना भी दिक्कत है, और स्टेरॉइड ज्यादा होगा तो फिर आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका गेस्चर, आपका पोस्चर, आपकी पर्सनालिटी, वॉकिंग टॉकिंग स्पीकिंग सब कुछ, मतलब आपकी बॉडी में इन फिजियोलॉजी, जैसे कि हाइपरटेंशन स्टेरॉइड क्या करता है, सोडियम रिटेंशन करवाता है, इसका मतलब आपकी बीपी बढ़ेगी, फ्लूइड रिटेंशन होगा, पिंपल्स होंगे, और आपकी बॉडी में हार्मोन इसको भी स्टिमुलेट करेगा, अगर कॉर्टिसोल स्टिमुलेट हुआ ज्यादा हुआ तो एंटीरियर पिट्यूटरी उसको कम करने का काम करेगी, तो कहीं ना कहीं एंटीरियर पिट्यूटरी भी एब्नॉर्मल होगी, उसकी फंक्शनल कैपेसिटी में चेंज आएगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी की बेसोपियल सेल से जहां से सीआरएच निकलता है, सॉरी क्या बोले एसीटीएच निकलता है, वहीं से एफएसएच निकलता है, जो कॉर्टिसोल को रेगुलेट करता है वो होता है एसीटीएच, तो जहां से जिस सेल से वो निकलता है जिससे एफएसएच निकलता है, तो आप स्ट्रेस लोगे तो एसीटीएच भी एब्नॉर्मल होगा, तो एसीटीएच एब्नॉर्मल होगा, एफएसएच भी एब्नॉर्मल होगा, तो ये एब्नॉर्मल होगा तो ओवरी एब्नॉर्मल होगी, और ओवरी एब्नॉर्मल जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे उतना आपकी बॉडी में रेगुलेटरी सारी की सारी चेंज हो जाती है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म बदल जाता है, तो सारा खेल किसका है, हार्मोन का, इसका मतलब जिसकी लाइफ स्टाइल हेल्दी होती है उसका सब कुछ हेल्दी रहता है, ऐसा बोलते हैं किताबों में, हाँ किताबों में बोलते हैं कि कोई भी पर्सन किसी भी चीज को देख के अगर खुश होता है, उम्मीद करता है, हैप्पीनेस की उम्मीद करता है, तो उसकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन, मतलब सिर्फ कि मेरी जॉब लगेगी तो, इससे अगर उसको खुशी होती है, लगी नहीं है, एंटीसिपेशन ऑफ हैप्पीनेस, उसे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है कि मैं एक्सरसाइज करूंगा मेरा बॉडी एकदम सही हो जाएगा, कभी करी नहीं है, जिस किसी काम को किया नहीं है लेकिन उसको अच्छा फील कर रहा है, वो बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, और अगर वही काम करने के बाद में उसको हैप्पीनेस मिलता है, इससे हमारी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है, कौन सा, जैसे आप चाहते हो कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, फिर खुशी आती है आपकी बॉडी में, इसका मतलब डोपामिन की वजह से आई है, आपने एक्सरसाइज की उसके बाद में आपको बहुत आराम लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है, इसका मतलब कौन से हार्मोन की वजह से, करने के बाद में आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको लगता है कि अचीवमेंट का सेंस आता है, वो हार्मोन होता है 5-HT, जिसको बोलते हैं सीरोटोनिन, क्या बोलते हैं, इसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, कोई भी काम जो आप चाहते थे वो आपने कर लिया, उसके बाद में आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट दिलाने वाला हार्मोन कौन सा है, सीरोटोनिन, ऐसा काम कंटिन्यू करने से, लंबे समय से आपकी हैबिट बढ़ने से आपको अपने आप से प्यार हो जाता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन, कौन सा होता है, उसके बाद में आपको किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आप
आप अपने आप से खुश रहने लगते हैं क्योंकि आपको लगता है जो हमें वो सही है। ऑक्सीटोसिन जो बॉन्डिंग हार्मोन, ये सबसे लेट रिलीज होता है और बहुत लंबे टाइम तक चलता है। अट्रैक्टिव हार्मोन नहीं है, अट्रैक्टिव ये बहुत लेट। स्टार्टिंग किसी की रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में भी ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता है। स्टार्टिंग में जो भी अट्रैक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? डोपामिन की वजह से होता है, नॉरेट की वजह से होता है, सेरोटोनिन की वजह से हो सकता है, एंडोर्फिन की वजह से हो सकता है। बाद में उसकी पॉजिटिव बातें सुन सुन के 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद फिर उसकी अपना दुख लगने लगता है। ये किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। ये इसलिए माँ अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार इसलिए करती है बिकॉज जब वो उसके सामने उस बच्चे को डांटेगी, उसके सामने कभी शो नहीं करेगी कि मैं तू मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन अगर कोई बच्चे को दूसरे कोई डांट देगा तो इसको सहन नहीं होगा माँ को, बिकॉज ऑफ इसको बॉन्डिंग हार्मोन बोलते हैं। अपने आप को भी खुश रखने के लिए और अपने एक सबसे खास लोइंग ऑब्जेक्ट को भी खुश रखने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? ऑक्सीटोसिन जरूरी है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में सारा खेल हार्मोन है, इसलिए इंसान जितना ज्यादा खुश रहेगा उतना ही हार्मोन रिलीज होंगे, उतना ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो ये तो वैसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, वहीं से निकलता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएस निकलते हैं। आपने एक बेसिक बात सुनी होगी, ये एड्रिनल ग्लैंड है जो कि ट्रायंगुलर शेप की होती है। कैसी होती है? इसकी 3 लेयर होती है बाहर। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं भाई? बाहर वाले को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ये तीनों को बोल दिया मैंने, एड्रिनल, कॉर्टेक्स। बाहर वाले और अंदर वाले को क्या बोलते हैं? मेडुला। एड्रिनल वैसे ही पता है, कॉर्टेक्स का मतलब हार्ट और मेडुला का मतलब सब, ठीक है। तो कॉर्टेक्स की एक आउटर लेयर, एक मिडल लेयर, इनर लेयर। एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीनों हार्मोन, मिडल आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर, तीनों स्टेरॉइड है। कौन से? स्टेरॉइड है। आउटर से निकलता है एल्डोस्टेरोन, कौन निकलता है? मिडल से निकलता है कॉर्टिसोल और अंदर से निकलता है एस्ट्रोजन और या डीएचए, जो एक एंड्रोजन का एक टाइप होता है। मतलब कुल मिलाकर सेक्स हार्मोन। तो इंसान की एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगी तो ये भी अबनॉर्मल हो जाएगा, ज्यादा हो सकता है। तो ऐसा नहीं एक ग्लैंड होगी तो दूसरी नहीं हो, मोस्टली दूसरी भी हो सकती है क्योंकि तीनों एक ही पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है। तो हो सकता है कॉर्टिसोल भी प्रॉब्लम करे और हो सकता है फिर अगर कॉर्टिसोल करेगा तो सेक्स हार्मोन भी दिक्कत कर सकता है। तो स्ट्रेस में मोस्टली इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। कॉर्टिसोल को कौन सा हार्मोन बोलते हैं? जब भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल आता है, स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है पता चलता है कॉर्टिसोल को, वो आता है स्ट्रेस को मैनेज करता है। इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस लेने से कॉर्टिसोल रिलीज होता है और कॉर्टिसोल स्ट्रेस को कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसकी एड्रिनल कॉर्टेक्स काम ही नहीं कर रही है तो वो स्ट्रेस सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा आपके हिसाब से? अगर किसी की एड्रिनल कॉर्टेक्स काम ही नहीं कर रही है उस बीमारी को बोलते हैं एडिसन डिजीज। कौन सी बीमारी? जिसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कम हो जाते हैं, उस बीमारी का नाम क्या है? तो एडिसन डिजीज में एड्रिनल कॉर्टेक्स काम ही नहीं करती तो उसकी बॉडी में कभी भी स्ट्रेस आएगा वो सहन नहीं कर पाएगा, कुछ भी स्ट्रेस आएगा उसको स्ट्रेस को सहन करवाने के लिए हमें बाहर से क्या देना पड़ेगा? स्टेरॉइड। और जिंदगी भर उसकी लाइफ में स्टेरॉइड से लाइफ चलती है। खाना जैसे खाते हैं वैसे स्टेरॉइड खाना पड़ता है एडिसन में, लाइफ टाइम ही खाना पड़ता है। दोनों अगर एडिसन निकाल दी उसके बाद में उसको लाइफ टाइम स्टेरॉइड, कॉर्टिसोल जो भी हम डेक्सामेथासोन, नाइट्रोकॉर्टिसोल जो भी आप बोलते हो उसको बाहर से लेना पड़ेगा क्योंकि कैसा भी स्टेरॉइड आएगा स्ट्रेस आएगा उसकी बॉडी में रेगुलेट नहीं होगा। और अगर किसी में एड्रिनल कॉर्टेक्स ज्यादा काम करती है उसको बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? और ज्यादा स्टेरॉइड होगा तो फ्लूइड ज्यादा रिटेंशन होगा कम, तो ज्यादा रिटेंशन होगा तो बॉडी फूलेगी पतली होगी, फूले। तो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर पर्सन कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा हो जाता है, हाथ पैर बहुत पतले होते हैं लेकिन उसकी बॉडी स्ट्रंगल ओबेसिटी हो जाती है। वो हमारे एंडोक्राइन में पढ़ेंगे, यानी बट यहाँ से समझने की कोशिश करनी है कि सारा का सारा लाइफ स्टाइल। तो जब आप एडिशन डिजीज पढ़ोगे, मैंने ये बात इसलिए बोली है, एडिशन में स्ट्रेस काम नहीं कर रहा कॉर्टिसोल, तो अगर किसी की बॉडी में स्ट्रेस आया तो उसे नहीं कर पाएगा। इसलिए एडिशन डिजीज के पेशेंट को कभी भी स्ट्रेस नहीं देते, कभी भी उसको डिमोटिवेट नहीं करते, उसको फुल रिलैक्स रिक्रिएशनल बहुत अच्छे से हैप्पी रखने की कोशिश करते हैं। म्यूजिक हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, जो भी आप करो, जैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन आप उसको क्या करोगे? कॉर्टिसोल स्टिमुलेट नहीं करवाना है वरना उसकी बॉडी सब बिखर जाएगी पूरी की पूरी। तो वैसे ही पीसीओडी इनिशियली लगभग आज के 35% जनरेशन में पीसीओडी है फीमेल में, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ न कुछ स्ट्रेस है। किसी के पास में जिंदगी माना कि इतनी है तो स्टार्टिंग के अंदर पैसा नहीं है, पैसा कम है, पैसा आया सेहत बिगड़ गई, पैसा आया तो शरीर बिगड़ गया, पैसा और शरीर को दोनों का है तब तक जिंदगी पूरी हो गई। अब क्या करें? पहले पैसा नहीं था तो ये दोनों चीजें थी, सेहत थी और जिंदगी खूब पड़ी थी। पैसा नहीं था तब तक ये दोनों चीजें थी। आपने पैसा कमाया तो ये हेल्थ आपका चला गया। जब तक ये दोनों चीजें आपके पास आई तब तक जिंदगी बची 2 साल, फिर क्या कर लेंगे हम? इसीलिए लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है? हैप्पीनेस। पैसा नहीं है, हैप्पीनेस। अगर किसी की सैलरी 60,000 है, किसी की 90,000 है, 60,000 कमाने वाला अगर खुश है और 90,000 कमाने वाला खुश नहीं है तो आज से 5 साल बाद देखना 60,000 वाला बहुत ज्यादा ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू 90,000। 90 वाला हो सकता है वो कहीं गुना भी हो सकता है। तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? हैप्पीनेस। जो काम करने के बाद में आपको सुकून मिले वही काम रियल है। पैसा कमाने के लिए काम करेंगे हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, खुश होने के लिए काम करेंगे सारी चीजें मिलेगी। ऐसे ही एक कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मैं तो क्या बोलूँ ऐसा, एक ऐसी क्लास, ऐसे कुछ सेमिनार क्लास चल रही थी का, क्लास में खूब सारे लड़के, आप लड़के और लड़कियां सब बैठे, लड़के भी बैठे थे क्लास में, लड़कियां भी बैठी थी। टीचर ने इतना ऐसा ज्ञान दिया उसके बाद बोला इंसान जिंदगी में हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट। मतलब कहने का मतलब क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर पूरा स्पीच होने के बाद खड़ा किया कि हाँ जी आपका नाम क्या है? कि सर मेरा नाम सुनील है। तो आप बताओ आपको जिंदगी में क्या बनना है? बस दो वर्ड में आंसर देना है। आपको जिंदगी में क्या चाहिए? बनना क्या चाहिए? क्या वो बंदा उस समय बैठ कर से सोचा क्या पता महाराज है, बड़े हैं तो इनकी बोलो ये भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है सब। सर मैं चाहता हूँ हर सिटी में मेरा बंगला हो, प्राइवेट जेट मेरा हो, हेलीकॉप्टर मेरा हो, गाड़ी मेरी हो, घर में घुसो तो मेरे को देख के सेंसर से गेट खुल जाए, खाना भी मेरे को ना खाना, मतलब मैं दुनिया का सबसे अमीर बनना चाहता हूँ, मेरे साथ दुनिया की सारी खुशी हो। ऐसी कोई भी चीज जिस सिटी में जाऊँ उस सिटी में मेरा खुद का सब कुछ हो, मतलब जिस प्रॉपर्टी की तरफ देखो वो प्रॉपर्टी मेरी हो, कैसी अचल संपत्ति कुछ भी हो वो प्रॉपर्टी मेरी हो। उसने बोला बेवकूफ, मैंने बोला पैसा नहीं चाहिए, तो उसने कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उसने लड़की से कहा कि प्लीज आपको क्या बनना है? 2 वर्ड में आंसर देना है। उसने बोला सर 2 वर्ड में, हाँ मुझे सुनील की वाइफ बनना है, बस 2 वर्ड में आंसर दिया है। तो उसने सही बोला, उसका मीनिंग क्या था? पैसा। उसने कहा जब इसके पास इतना पैसा होगा तो मैं इसकी वाइफ होगी तो ये मेरा नौकर, तो इसके पैसे ही मेरे पैसे। तो कितना भी आपको समझा दे आप भागोगे किसके पीछे? पैसों के। क्योंकि ज्ञान फ्री में मिल सकता है, पैसे फ्री में आप किसी से उधार मांग के देखना कोई नहीं देगा, लेकिन ज्ञान मेरे से खड़े होकर 15 मिनट दे दिया
फ्री में दे दिया ज्ञान 15 मिनट, कहाँ जरूरत थी इस ज्ञान की? तो ज्ञान फ्री मिल सकता है, पैसा फ्री। देखो आपको लगता है ना 5 बजे, ये गलत फहमी है तुम लोगों की। इसका दूसरा नाम है पीसीओडी का लेवेंथन सिंड्रोम, या पूरा नाम है एक्सट्रीम लेवेंथन सिंड्रोम। पीसीओडी का दूसरा नाम है एक्सट्रीम लेवेंथन सिंड्रोम। ज्ञान नहीं करना चाहिए वैसे, बट ऐसे बताया आपको कि दुनिया में हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। नहीं मैं पैसे के पीछे आज तक नहीं भागा। आज 2 जनवरी हो गई 25, आज तक नहीं भागा कभी, अभी तक तो 2 जनवरी 2025 तक सोच लो, आइडिया लगा लो, कभी नहीं। और आगे भी ऐसे ही सोच रहे नहीं भागे। पैसा वैसा कुछ नहीं है। तो आपको ऐसे लगता है कि समोसा नहीं खिलाए इसका मतलब पैसे के पीछे भाग रहा है। मैं नहीं खिलाऊंगा, पहले कह रहा हूँ। चाहे भले तुम जो मानना है मानो, वैसे तुम जो मानना है मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नो। नेक्स्ट सुनो, ये मल्टीफैक्टोरियल है, जरूरी नहीं किसी एक वजह से और एक ऑर्गन डैमेज हो। मल्टीफैक्टोरियल और पॉलीसेमिक कंडीशन है। डायग्नोसिस के लिए क्राइटेरिया यूज करते हैं, क्राइटेरिया नाम है रोटरडैम क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया आपको पता था? नहीं पता, साइंस ऐसे ऐसे कर, वैसा होता है ना वो पी के मूवी में करते हैं, पता नहीं चलता, हर चीज के 4 मीनिंग ऐसे पता नहीं चलता। अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे मतलब वो करता है ना, उसको एक ही मीनिंग के 4 मीनिंग निकालता है। हमें तो इतना आता नहीं है, बट तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगा कि आपको पता है। क्वेश्चन आ सकता है कि रोटरडैम क्राइटेरिया कौन सी बीमारी में यूज करते हैं, तो आप लिख सकते हैं अगले एग्जाम में आ जाए तो। बाई चांस नहीं आए तो कुछ नहीं कर सकते। चुप रहो। क्या हुआ? लिख दिया? कौन कौन से रोटरडैम क्राइटेरिया में 3 चीजें होती, सुनना। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। अगर पीसीओडी है तो एंड्रोजन ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा एंड्रोजन। और अगर एंड्रोजन ज्यादा है इसका मतलब बॉडी में फीमेल के आइसोसेक्सुअल जो हार्मोन है वो कम है कि ज्यादा है? कम। इसका मतलब ओवुलेशन ज्यादा होगा, कम। इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लीडिंग ज्यादा होगी, कम। मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन की जगह लंबा होगा या छोटा? ऑलिगोमेनोरिया होगा। 28 डे का होता है नॉर्मल, 35 डे से बढ़ने साइकिल उसको क्या बोलते हैं? तो मैं बोल सकता हूँ डिलेड मेंसेस या ऑलिगोमेनोरिया। मेंस्ट्रुएशन साइकिल वापस रिपीटेशन बहुत लेट होगा। एक बार पीरियड आ गया वापस नेक्स्ट कब आएगा? 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, 50 दिन बाद, किसी किसी में 2 महीने 3 महीने भी हो सकते हैं। समझ रहे हो क्या? ओवरी के अंदर सेल होती है, थीका सेल, उसकी हाइपरट्रॉफी की वजह से। क्या हुआ? बोल क्यों रहे हो? मैं आज के बाद नहीं आऊंगा, तुम अब तो आ जाओ तो मत बोलो। आ जाओ तो चुप रह जाओ। कल तुमने बर्थडे क्या बोलते न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, बताया नहीं मुझे? मुझे पता ही नहीं था है? इसलिए नहीं बताया? अच्छा ऐसा। नहीं तो बता तो सकते थे, आप क्या कर सकते थे भाई कि भाई है? हाँ तो बता तो सकते ना, शाम को 7 बजे किया, मैं तो 5 बजे क्लास लेके फ्री हो गया, उसके बाद क्या पता न्यू ईयर सेलिब्रेशन में डोपामिन रिलीज हो जाता है। बता तो सकते थे आप। चलो कोई बात नहीं, लिखो। मेरे को शाम को पता चला बाद में, फिर तो कॉर्टिसोल बढ़ गई। मेरा वैसे ही एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत। मैं दीवारों से गुस्सा कर लेता हूँ, तुम तो ये साल 2024, 24 अच्छा नहीं था, 25, 25 का मुझे पता नहीं है, अभी 24 अच्छा था। तुम लिखो, मेरा चेहरा उतरा हुआ नहीं तो हो गया ना। साइन सिम्टम, चेहरा उतरा हुआ ऐसे लग रहा है आपको? ऐसे लगता है, कई बार जो होता है वो दिखता नहीं है, दिखता है वो। अगर बताओ बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बाई चांस नॉर्मल से कम होंगे तो एंड्रोजन क्या हुआ? ज्यादा। और फीमेल में एंड्रोजन ज्यादा होगा तो फीमेल में मेल वाले साइन आ सकते हैं। तो क्या हो सकता है? बियर्ड, मतलब हेयर ग्रोथ ऑन फेस इज कॉल्ड हिर्सुटिज्म। और किसी भी फीमेल में कोई भी मेल वाले साइन आते हैं उसको बोलते हैं मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं? और अगर मेल में मेल वाले साइन आते हैं उसको बोलते हैं फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? फेमिनाइन। तो फीमेल की बात करते हैं, पीसीओडी किसमें होता है? फीमेल में। तो हिर्सुटिज्म, ओलिगोमेनोरिया, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, है ना, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अब्नॉर्मलिटी, डिलेड मेंसेस करके, ओबेसिटी, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन की कमी नहीं होती, इंसुलिन होता ज्यादा है, याद रखना। पीसीओडी में इंसुलिन नॉर्मल से ज्यादा होता है, टाइप 2 में ज्यादा होता है, कम होता है? ज्यादा होता है, लेकिन वो काम नहीं कर पाता, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, तो जो भी फीमेल खाती है वो स्लो होता जाता है, इस वजह से ओबेसिटी होने से। हेयर एंड सिंड्रोम, ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है, हेयर एंड सिंड्रोम कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है? हेयर एंड सिंड्रोम, हेयर एंड सिंड्रोम पीसीओडी में क्या होता है बताऊं? एच अलग है, ए अलग है, आई अलग है, आर अलग है, ई अलग है। हेयर एंड सिंड्रोम का रिलेशन कौन सी डिजीज से है? इसका मतलब एस्ट्रोटिज्म। इसका मतलब क्या है? और हाइपर, मतलब सीधा बोलो एंड्रोजन, एस्ट्रोजन मत याद रखो, एंड्रोजन जाता है, हाइपर एंड्रोजन। और एच ए हो गया, एच ए का मतलब हाइपर एंड्रोजन, तो एच ए हो गया। आई का मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब क्या हुआ?
इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि इंसुलिन कमी नहीं है, इंसुलिन रिसेप्टर पे काम नहीं कर पा रहा, सेंसिटिविटी कम हो रही है, इसका मतलब हाइपरग्लाइसीमिया भी देखने को मिल सकता है। दूसरा इंसुलिन रेसिस्टेंट। फिर आता है कौन सा बच गया भाई, एकेंथोसिस निग्रिकेंस। क्या नाम है? ये क्वेश्चन सीधा कभी बाई चांस पेपर में आ जाए, या तो पूरा हेलन सिंड्रोम याद कर सकते हैं या आ सकता है कि एकेंथोसिस निग्रिकेंस क्या होता है। अगर किसी को पता हो तो बता दो, वरना फिर मैं बता। कोई भी फीमेल जिसको पीसी बहुत सीरियस पीसीओडी होता है, माइल्ड में तो कुछ नहीं होता। देखो अगर पीसीओडी है तो मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, एंड्रोजन ज्यादा होगा, इसका मतलब उसमें ओबेसिटी होगी। तो आपने देखना होगा कभी ओबेस फीमेल में यहाँ पर स्पेशल टाइप की लाइन पड़ जाती है, पिगमेंटेड लाइन, जैसे यहाँ पर लिनियर दिखाती है वैसे यहाँ पर लाइन पड़ जाती है, यहाँ पर या यहाँ पर मोस्टली नेक में होती है। ठीक है, वैसे ये शोल्डर है, ये हेड, ऐसे बीच में ऐसे भयंकर आप ऐसे जब वो होल्ड करेगी ना नेक तब नजर आएगी, लाइन निशान बन जाते हैं। तो उसको बोलते हैं एकेंथोसिस निग्रिकेंस। डार्क पिगमेंटेड स्किन ऑन नेक ऑफ द नेक, नेक का मतलब नेक के कॉर्नर पे, बॉर्डर पे ऐसा होता है, ओबेसिटी की वजह से ऐसा होता है। भाई मेरे को ऐसे ही बोलना था, इसका मीनिंग एकेंथोसिस निग्रिकेंस से ही बोला होगा, पता नहीं, तो प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही है, एकेंथोसिस निग्रिकेंस। ये शायद यहाँ पर ई होगा ना, तभी एन सिंड्रोम पड़ा है ना, मैं लिखते टाइम थोड़ा यही रह गया होगा, एकेंथोसिस निग्रिकेंस, ई होगा, ई और एन लास्ट वाला यही है। भाई पता नहीं मैं क्या बोलूं, मैंने तो यही पढ़ा था। ठीक है, चले हेयर एंड सिंड्रोम, आगे बढ़े। तो आपको समझ में आ गया कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल ज्यादा आता है कम आता है, वो पीसीओडी कम आता है, ज्यादा या कम, कम आता है, कम आता है, ज्यादा नहीं आता। एंड्रोजन ज्यादा होता है कम, ज्यादा होता है। ऑब्वियसली हो सकती है कि नहीं, लिख लिया हो तो आगे बढ़ो। बोलो, हो गया। नेक्स्ट, एलएच ज्यादा होगा कम, एलएच, अरे कल परसों तो बताया ओवुलेशन नहीं हो रहा था, तो एलएच किसको स्टिमुलेट करता है? तुम लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? ये है हाइपोथैलेमस, ये है पिट्यूटरी, ये है ओवरी। ओवरी में ओवम बनता है 14th डे पे, उसको हम बोलते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन कब होता है? जब ये हार्मोन भी नॉर्मल हो और एलएच इसको क्या करे, स्टिमुलेट करे, एलएच की वजह से ओवुलेशन होता है। अब दिक्कत पीसीओडी का फुल फॉर्म पढ़ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओवरी में कोई दिक्कत है, उसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब कोई स्टूडेंट है जिसके नंबर नहीं आ पा रहे, तो टीचर क्या करेगा, कुछ ना कुछ अपना एफर्ट एक्स्ट्रा डालेगा या पर्सन छोड़ेगा, क्या करेगा, एफर्ट एक्स्ट्रा डालेगा। तो जब ओवरी काम नहीं कर पा रही है, इस चक्कर में ओवुलेशन को बढ़ाने के लिए एलएच अपना सिक्रेशन बढ़ा देता है, तो एलएच ज्यादा होता है, एफएसएच ज्यादा नहीं होता। क्योंकि प्रॉब्लम किसमें होती है पीसीओडी में, ओवुलेशन में प्रॉब्लम होती है, फॉलिकुलर में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, तो एफएसएच का लेवल उतना नहीं बढ़ता, लेकिन एलएच का लेवल बढ़ जाता है कि ओवुलेशन क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। यहाँ आके आधा घंटा ज्ञान देता है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्या जानो, शिष्ट बनी हुई है। समझ वाली बात मैं क्या कह रहा हूँ भाई, तुम क्या जानो हमारी प्रॉब्लम, हमें क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, तुम्हें यहाँ के बोलना है। समझ रहे हो ना आप लोग, इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसलिए एलएच क्या होता है ज्यादा, 3:1 हो जाता है, 3 गुना हो जाता है एलएच। एफएसएच तो क्या हो गया, इसी कंपैरिजन में कम हो गया। इथ्रोन ज्यादा होता है, इथ्रोन की 3-4 फॉर्म होती है, उसमें इथ्रोन फॉर्म होता है, वो ज्यादा हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल और एंड्रोजन, डीएचई एंड्रोजन का दूसरा नाम है, तो उसका लेवल भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। देखो फीमेल में प्रोजेस्टेरोन कम होगा, अगर बाई चांस कुछ डैमेज होगा तो एंड्रोजन का लेवल कम होगा, ज्यादा हुआ, ऑटोमेटिकली कम हो गया, तभी तो ज्यादा हुआ, तभी तो आपको हेयर ग्रोथ हो रही। इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन और डीएचई फीमेल में नॉर्मल से क्या हो सकता है, ज्यादा। डिक्रीज एसएचबीजी, क्या होता है एसएचबीजी, लिख लो अभी फुल फॉर्म, बोल के पढ़ना। डिक्रीज एफएसएच एचडीएल, एचडीएल क्यों बोला मैंने, अरे ओबेसिटी होती है तो गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो एचडीएल कम, प्रोजेस्टेरोन कम, एफएसएच कम, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा, एंड्रोजन ज्यादा और एलएच ज्यादा। कम से कम 3 और 3 याद रख लो, 3 कम और 3 ज्यादा। और क्या क्या हो सकता है इसमें, स्ट्रेस रहता है फीमेल को एनी टाइम। जांच में क्या क्या करेंगे, जो ये है टेस्ट वही करेंगे, क्या, टीएस, ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी, इसे हम यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी की कंडीशन देखेंगे। बीएमआई, व्हाट इज बीएमआई, वेट और हाइट का रेशियो मिलाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी भी तो आता है। तीसरा हार्मोनल, हार्मोनल स्टडी करेंगे, सारी जो ऊपर लिखी है सारी हार्मोनल स्टडी करेंगे। उसके बाद ओजीटीटी क्या होता है, फीमेल में हाइपरग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम है या नहीं है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, मतलब जो डायबिटीज में करते हैं वही वहां पढ़ेंगे। लिपिड प्रोफाइल करेंगे, इसमें देखेंगे कितना एचडीएल कम हो रहा है, कितना एलडीएल ज्यादा हो रहा है, ये सारे हो गए इन्वेस्टिगेशंस। क्या है, बोलो, मतलब लिखने में तुम्हारा ध्यान तो रहेगा नहीं, बोलोगे तो। हाँ, एसएचबीजी की आप खुद गूगल पे पढ़ना। क्या, कुछ और ही है, पढ़ लेना कोई बात नहीं, इतना तो खुद ही पढ़ सकते हो। आगे बढ़े, तो हो गया। हाँ सॉरी, 3:40 ही तो हुआ, इतना जल्दी करके भी क्या कर लेंगे। हाँ, तुम कितना ही जोर लगा लो, मैं 5 से पहले तो वैसे नहीं छोड़ूंगा, तुम ज्यादा जल्दी जल्दी बोल दोगे तो भी नहीं। आगे बढ़े, वेरी गुड, सी लिखा जमा जमा के, सही लिख बढ़िया, और उधर जब जिधर लिख रहा है उधर देखना है।
लिपिड प्रोफाइल में कुछ लिपिड प्रोफाइल करा हुआ, 3 पेन यूज मेरी कम से कम। टाइटल, सब टाइटल, मार्क, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, अंडरलाइन, सब अच्छे से है। आईलाइनर, आई शैडो, फिर कंसीलर, फिर फाउंडेशन, फिर फाइनल टच, लास्ट में जाते हुए क्या करेगा, फाइनल टच, समझ गया। तो ऐसे थोड़ा हिसाब से, ठीक है। अब आता है कार्लमन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? कार्लमन सिंड्रोम सिंड्रोम कुछ नहीं है, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की एब्नॉर्मलिटी है लेकिन सेक्स जो गोनाड्स है, सेक्स ग्लैंड है वो नॉर्मल है। तो कार्लमन सिंड्रोम क्या हुआ, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस फेलियर हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्लमन सिंड्रोम। तो लिख सकते हैं प्रॉब्लम इन, ऐसे लिखो जैसे मैं लिखूं वैसे, प्रॉब्लम इन हाइपोथैलेमस एंड और पिट्यूटरी बट ओवरीज इज, क्या लिखो, नॉर्मल। किसको क्या बोलते हैं, कार्लमन। कौन सा सिंड्रोम, हाइपोथैलेमस एंड और, क्या हाइपोथैलेमस या दोनों, पिट्यूटरी, नॉन, क्या लिखा मैंने, प्रॉब्लम इन, हो गया ना एब्नॉर्मलिटी, ठीक। दूसरा लिखोगे टर्नर, वैसे आपको पता है, मैं लिखूंगा भी नहीं। कौन सा सिंड्रोम, टर्नर। दूसरा टर्नर, टर्नर को क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर। इसका दूसरा नाम क्या होता है, 45X0, क्या बोलते हैं इसको, 45X0 बोलते हैं। ये ओनली फीमेल में होता है, सिर्फ फीमेल में एक सेक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, एलोसोम की कमी होती है, फोटोसोम की, अरे एलोसोम की। 44 पूरे हैं, जो 45 और 46 है उनमें से कोई एक ही होता है। तो इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ द वन एलोसोम क्रोमोसोम, डेफिशिएंसी ऑफ, अरे 44 होते हैं फोटोसोम और फीमेल में 2 होते हैं एलोसोम, तो टोटल कितने होने चाहिए, 46। इन दोनों में से कोई एक गायब होता है, तो टोटल कितने में, 45 हो रही है और एक ही, तो लिखते कैसे, 45X0। तो इसमें क्या लिख सकते हो, डेफिशिएंसी ऑफ, डेफिशिएंसी को बोलते हैं मोनोसोमी, क्या बोलते हैं, मोनोसोमी ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम को बोलते हैं एलोसोम। ऑटोसोम की नहीं प्रॉब्लम, एलोसोम की प्रॉब्लम। हो गया, नेक्स्ट, पूरा हो जाएगा, अभी टेंशन मत लो। तो 4:30 से पहले आपको घर भेज दूंगा, मतलब क्लास है 5 के बाद, मतलब चाय पीने, समोसे की जगह चाय पियोगे ना, बहुत अच्छी लगती है, बहुत डेलिशियस होती है, बहुत ज्यादा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, लिख लिया आपने, बोलो, तुम बदमाश तो हो। आसरमन सिंड्रोम, परमानेंट एब्सेंस ऑफ यूट्रस, यूट्रस चिपक गया, ये भी एक सिंड्रोम है। तो परमानेंट एब्सेंस ऑफ, कंप्लीट, सॉरी, परमानेंट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड आसरमन सिंड्रोम। ये हो गया, मैं क्लाइंट बैठ लिखवाया नहीं, छोड़ो, पता ही आप। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, वैसे हम पढ़ चुके हैं आसरमन, कंप्लीट एब्सेंस पढ़ चुके हैं ना, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूट्रस चिपक गया था, पढ़ा था ना कुछ दिन पहले। कंप्लीट एब्सेंस होता है उसको बोलते हैं आसरमन, पार्शियल एब्सेंस होता है उसको बोलते हैं सिनकाई, तुम्हें याद ही नहीं है बेवकूफ। अब नेक्स्ट, ये डेफिनेशन पढ़ना, मैं सिर्फ डेफिनेशन लिखवा है, बातें नहीं, प्रूव देम रॉन्ग, बातें नहीं, यहाँ लिखा है तुम्हारे प्रूव देम रॉन्ग, लेकिन रॉन्ग खुद हो रहे हो। ए यू बी, ए यू बी क्या होती है, यू बी, ऐसी कोई भी एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, या तो अमाउंट में एबनॉर्मल है, या कितने दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस होना चाहिए पीरियड्स में उससे ज्यादा कम है, मतलब अमाउंट में, ड्यूरेशन में, फ्रीक्वेंसी में, कंसिस्टेंसी में, किसी में भी कुछ भी एबनॉर्मलिटी है उसको एयूबी बोलते हैं। लेकिन याद रखना एयूबी का कॉज होता है, और अगर कॉज नहीं है तो उसको क्या दे देते नाम, डीयूबी। अगर किसी का कॉज पता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। कॉज पता नहीं है, हो रही है कंटिन्यू, क्या है पता नहीं, उसको नाम देते हैं डीयूबी। तो एयूबी का मतलब क्या है, एनी यूटेराइन ब्लीडिंग आउटसाइड द नॉर्मल, चाहे वॉल्यूम में, चाहे ड्यूरेशन में, चाहे रेगुलरिटी में। कॉज 2 टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल कॉज, अंदर कोई ऑर्गन के अंदर स्ट्रक्चर में एब्नॉर्मलिटी, जैसे एडिनोमायोसिस में क्या हो रहा था, मेनोरेजिया हो रहा था कि नहीं हो रहा था, या कोई पॉलिप हो जाए, या एडिनोमायोसिस हो जाए, या फाइब्रोइड्स हो जाए, या कैंसर हो जाए, ये तो हो गया स्ट्रक्चरल कॉज, यूट्रस के स्ट्रक्चर में एब्नॉर्मलिटी की वजह से। दूसरा, दूसरा है आपके नॉन स्ट्रक्चरल कॉज। नॉन स्ट्रक्चर में आप पढ़ोगे, अगर किसी की एपीटीटी पीटी आई ना, तो लीवर में एब्नॉर्मलिटी है, उसमें प्रॉब्लम है नहीं, उसकी फीमेल लीवर के ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल को और कोई दिक्कत है। और क्या हो सकती है, कुछ भी लीवर की प्रॉब्लम हो गई, आपके बॉडी में बीटीसी बिगड़ गया, पीटी चेंज हो गया, एपीटीटी अलग हो गया, आईएनआर मिस्टेक हो गया, ऐसा हो सकता है। तो फिर ओवुलेटरी डिस्फंक्शन की वजह से, एंडोमेट्रियल, हाइड्रोजन, किसी प्रोसीजर की वजह से, किसी डायग्नोसिस की वजह से, या पता ही नहीं, कुछ ऐसा भी रीजन बाई चांस हो जाए, अभी तक मतलब फाइंड आउट हो नहीं पाया, तो वो स्ट्रक्चरल कॉज है 4, तो बाकी वाले नॉन स्ट्रक्चरल कॉज है। ऐसा तो नहीं पता है कि लियोमायोमा का मतलब नहीं पता, फाइब्रोइड कोई बोलते हैं, दूसरा नाम है, अगर पढ़ा होगा तो याद होगा। एडिनोमायोसिस पढ़ लिया है, पता होगा आपने कि एंडोमेट्रियोसिस में तो इनफर्टिलिटी वगैरह होती है, डिस्मेनोरिया होता है, उसके अंदर ब्लीडिंग ज्यादा होती है एडिनोमायोसिस में ना। क्या हीमोफीलिया अगर किसी फीमेल को है तो ब्लीडिंग हो सकती है बहुत ज्यादा, है, हो सकती है नहीं हो सकती, हो सकती है नहीं हो सकती, बोलो कुछ, कौन कह रहा है नहीं हो सकती, बताओ, कौन कह रहा है, अरे रोयल डिजीज,
रॉयल गरीबों में तो होती तो किसी पता चला नहीं तो नाम कैसे दिया गरीब डिजीज। अब किसी अमीर पैसे वाली थी महारानी एलिजाबेथ विक्टोरिया टेवियस विक्टर क्या नाम था उसका जो भी, और फिर वाली जांच तो उसकी आ गई, हो सकता है किसी गरीब की हुई होगी तो बेचारे के पास पैसे नहीं है तो जांच नहीं करवाई, इसीलिए नाम दे दिया रॉयल डिजीज। कैसे नाम दिया रॉयल? अरे क्या ब्लड, कौन कह रहा है ब्लीडिंग नहीं हो सकती? हीमोफीलिया में फीमेल में ब्लीडिंग कौन कह रहा है? कोई बोल रहा होगा, कौन है, कोई है? आप कह रहे हो? आप हाँ, आप हाँ हाँ, आप कह रहे हो? हाँ आपको कह रहा हूँ, नहीं क्यों नहीं कह रहे हो? है क्यों नहीं कह रहे हो? क्यों नहीं कह रहे हो? घर का समझ रहे? कौन है जो कह रहा है कि ब्लीडिंग नहीं होगी बताओ? हीमोफीलिया में फीमेल ब्लीडिंग कैसे, कौन कह रहा है? कोई है? मैम आप, हाँ, आपके क्या विचार है, खड़े हो जाओ, विचार रखने पड़ेंगे, आप छोड़ नहीं सकते इस क्वेश्चन को, या तो हाँ बोलो या ना बोलो। क्या? देखो जोर से बोलो, डरना नहीं है यहाँ, आपका जो भी तर्क होगा वितर्क होगा सही है, बस इतना मान लो। आप बोलो, होगी? होगी? हाँ, सुनो, आप बताओ मैम, होगी? नहीं होगी? पता क्यों नहीं, कुछ हाँ या ना बताना पड़ेगा, होगी कि नहीं होगी? आप बताओ, देख हाँ, होगी? नहीं पता, होगी? नहीं होगी? क्या गजब, आप बताओ, होगी? होगी, क्यों होगी? अच्छा हीमोफीलिया होगी, आप बताओ, होगी? मैं हीमोफीलिया का कह रहा हूँ, हाँ अगर इंजरी होगी तो ब्लीडिंग होगी। सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, पूरा पूरा रामायण महाभारत सब पढ़ लिया, तो उसके बाद बोला रावण कौन था? दशानन किसको बोलते हैं? हीमोफीलिया डेफिनेशन तो आपको है ना, it is a X-linked recessive disorder in which female is only a carrier, और उसकी वजह से जो ट्रांसफर होने वाला कोई मेल है या उसका बेटा हो या किसी की वजह से उससे हो सकती है, फीमेल इज कैरियर। ये नहीं पढ़ा आपने कभी कि हीमोफीलिया में फीमेल कैरियर है, फीमेल को साइन सिम्टम नहीं आते हुए, हम सावधानी जरूर रखते हैं, बट फीमेल एक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब क्या हुआ? ये फीमेल के एक्स क्रोमोसोम का प्रॉब्लम है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। जैसे आपने सिस्टिक फाइब्रोसिस में पढ़ा ऑटोसोमल रिसेसिव, दो प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं, ऑटोसोमल या एलोसोमल। ऑटोसोमल भी दो प्रकार के, डोमिनेंट रिसेसिव, एलोसोमल भी दो प्रकार के, डोमिनेंट रिसेसिव, ऐसा पढ़ते हैं। तो वैसे एक के दो टाइप करके चार हो गए टोटल, तो ये फीमेल की कैरियर स्टेज है, लेकिन मेल इसमें क्या होता है, मतलब फक्सात विद द मेल। चलो नेक्स्ट सेटिंग में जाओ, ये क्या दूसरा एब्नॉर्मलिटी को चलो आपको पता है पहले पढ़ चुके हैं, हाइपरमेनोरिया हाइपोमेनोरिया ओलिगोमेनोरिया सब पढ़ चुके हैं ना, बताने की जरूरत नहीं है। अब आता है नेक्स्ट डीओबी, क्या है? एनी abnormal uterine bleeding without any detectable organic systematic hypotonic cause, ऐसी कोई भी यूट्राइन ब्लीडिंग जिसका हमारे पास कॉज अवेलेबल नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी, जिसका कॉज है वो यू भी है, जिसका कॉज नहीं है वो डी यू भी है। ओके, वेरी गुड। तो ये तो हो गया आपके ऑलमोस्ट चार बैच से मैंने गायनिक नहीं पढ़ाई, अभी बाकी है वैसे एक टॉपिक, चार बैच में सेम गायनिक देंगे, एक साथ ही पढ़ लो, प्रूव देम रॉन्ग। 5 जनवरी को पेपर उस दिन समोसे खाएंगे अपन, है ना? तो मैं क्या हूं ना, विश्वास धोखा है, ट्रस्ट वर्सेज मिथ, डेवलप इन द इन्फेंट एज एंड परसिस्टेंट टिल द लास्ट ब्रेक। चलो, क्या है? क्या है? इतना जोर से कौन है सारे? क्या बोला, कैसे क्या बोला इन्होंने? नहीं बताओ बताओ, समोसा नहीं खाना, सब बताओ, दो समोसा खिला दूंगा, बता दो, बताओ क्या बोला इन्होंने सब। अब नेक्स्ट सेटिंग लगाओ पीआईडी, क्या लगाओ? पीआईडी, पीआईडी मतलब, चलो लिखो और खत्म करो। पीआईडी देखो पढ़ो, डेफिनेशन ऑफ पीआईडी, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपर डिवियर रिपोर्टेड, अपर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इसमें अगर मैं सिर्फ इंफ्लेमेशन लिखता तो वेजाइनाइटिस इंक्लूड हो जाता, इसमें वेजाइनाइटिस नहीं आता। ऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन बट अदर देन वेजाइना, तो मैंने कहा अपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अपर के अंदर वेजाइना नहीं आता, ठीक है, अपर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जैसे पेल्विक पेरिटोनाइटिस, पेल्विक के जो पेरिटोनियम है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाना, ओवराइटिस ओवरी का इन्फ्लेमेशन हो जाना, साल्पिंजाइटिस फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन हो जाना, एंडोमेट्राइटिस यूट्रस की इनर लेयर का स्टार्टिंग में होता है, पूरे यूट्रस में लिख सकते हो, आप मेटाइटिस भी कर सकते हो, बट पहले एंडोमेट्राइटिस होता है, तो एंडोमेट्राइटिस और ऐसे पूरे यूट्रस में फैलता फैलता वो अगर पेरिटोनियम तक चला जाए तो पेल्विक पेरिटोनाइटिस, ये सारा किसमें आ जाता है आपका? पीआईडी में आता है। हो गया, लिख लिया आपने? इतना क्यों मतलब धीरे लिख रहे हो? आधे घंटे का एक्स्ट्रा ब्रेक नहीं चाहिए?
आधे घंटे का एक्स्ट्रा ब्रेक नहीं चाहिए? ले लो ब्रेक भाई। एक क्वेश्चन पढ़ना, पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में पीआईडी का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा बैक्टीरिया है? क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। कौन सा? उसके बाद में किसका नंबर आता है? नाइजीरिया बोलो। ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पीआईडी। एक्यूट पीआईडी का मतलब जिसमें सिस्टमेटिक हाई ग्रेड फीवर और सेप्सिस, एक्यूट इन्फेक्शन। पहला ऑप्शन किसका जाएगा? नाइजीरिया गोनोरिया। एक्यूट पीआईडी गोनोरिया की वजह से, क्रोनिक पीआईडी क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से। वेरी गुड। अगर कोई फीमेल मेनोपॉज के बाद में अगर किसी को पीआईडी होता है तो उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पांसिबल है? और इक्वली आपको पता होगा यूटीआई का मोस्ट कॉमन कॉज है। हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज। हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन की डेफिनेशन क्या है? एचआई की डेफिनेशन क्या है? नोटोकॉमियल इन्फेक्शन, इसका दूसरा नाम है वो तो। व्हाट इज हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन? पेशेंट के या किसी भी पर्सन के हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 आवर बाद में जो भी इन्फेक्शन के साइन आते हैं वो इन्फेक्शन हॉस्पिटल की वजह से हुआ है, ऐसा किताबें मानती है। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। हॉस्पिटल में एडमिट होने के 2 दिन बाद और डिस्चार्ज होने के पहले 2 दिन। डिस्चार्ज होने के 2 दिन तक, होने के बाद से लेकर 2 दिन तक, तो फर्स्ट 48 आवर आफ्टर डिस्चार्ज एंड 48 आवर आफ्टर एडमिशन, इन दोनों को क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल एसोसिएटेड। मतलब एडमिट होने के 48 घंटे के बाद होना चाहिए, पहले होगा उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलेंगे। और डिस्चार्ज हो गया, घर चला गया, घर जाने के 48 घंटे के अंदर अंदर कोई इन्फेक्शन का साइन आ रहा है तो वो इन्फेक्शन किसका है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन माना जाता है। ऐसी कोई भी फीमेल जिसको पीरियड आईयूसीडी होती है ना, कॉपर्टी, वो भी एक फॉरेन बॉडी है तो वो भी पीआईडी कर सकता है। ऐसा बोलते हैं ना कि पीआईडी है तो आईयूसीडी यूज नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई आईयूसीडी यूज कर रही है उसको अगर पीआईडी हो जाए तो उसके लिए मोस्ट कॉमन कौन सा बैक्टीरिया रिस्पांसिबल है? एक्टिनोमाइसिस। कौन सा? बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, पीआईडी कौन कौन सी रूट से फैल सकता है? मोस्ट कॉमन जेनेटिक रूट्स। मोस्ट कॉमन तो कौन सा? एसटीडी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सेक्सुअल एसटीडी, ट्रांसमिटेड डिजीज। असेंडिंग इन्फेक्शंस। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? लोअर टू अपर, इसीलिए फीमेल में असेंडिंग यूटीआई ज्यादा होता है, मेल में डिसेंडिंग यूटीआई ज्यादा। क्या पीआईडी एसटीडी में आता है? हाँ, पीआईडी हो सकता है एसटीडी की वजह से। नॉन एसटीडी पीआईडी का कोई कॉज बता सकते हो? किसी भी फीमेल को पीआईडी हो गया है लेकिन वो कोई एसटीडी इन्फेक्शन नहीं है, कोई बता सकता है? क्या? आईयूसीडी तो नहीं, वो तो यही होगा। जिसका कोई जेनेटल ऑर्गन से लेना देना ही नहीं है। हैं? क्या? नहीं, यूटीआई वाला भी तो ऐसे ही हुआ ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ ना। विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कौन सा पीआईडी हो सकता है? सोच के बताओ। तो ऐसे ऐसे बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से दूसरे में कैसे ट्रांसफर होगा? क्या ट्रांसफर कैसे होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ही तो होता है। मैं कह रहा हूँ विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या कोई जेनेटल ऑर्गन से जिसका रिलेशन नहीं है और पीआईडी हो गया फीमेल को। किसे? कि क्या बात है, बता रहे हो भाई आज, मतलब फुल रिकॉर्ड हो गया, किसी ने आंसर नहीं आया। वेरी गुड।
हेलो, माय वॉइस इज ऑडिबल? ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया। अब आवाज आ रही? तो पहला लिखा है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, दूसरा अर्ली एज ऑफ कोइटस, दूसरा सेक्स विद पार्टनर हैविंग पीआईडी, तीसरा हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशंस, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, और नंबर लास्ट द पास्ट हिस्ट्री ऑफ पीआईडी। जिसको पहले पीआईडी की हिस्ट्री है तो वापस कभी रिकरेंट पीआईडी हो सकता है। अगर किसी एक पार्टनर को माना कि पीआईडी है तो जिसको नहीं है उसको भी वही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ऐसा डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है। जैसे कपल में किसी एक एसिड के साइन है, चाहे गोनोरिया के, चाहे क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस है, चाहे वेजिनलिस है, किसी के भी है, किसी भी एसिड के साइन है, तो दोनों को सेम ट्रीटमेंट देना है, जिसको नहीं है उसको भी लेना है। कैसे हो सकता है? इसमें लिखा है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा पार्टनर, जैसे एग्जांपल के लिए ये ऑप्शन कई बार मैंने पेपर में लिखा, ये पार्टनर किसका, ये एक ही पार्टनर है, पार्टनर के कोई मल्टीपल पार्टनर्स है, तो भी किसको पीआईडी? इससे सेक्सुअल पार्टनर कौन है? ये एक ही है। फिर और इससे अगर मल्टीपल पार्टनर है तो इसको पीआईडी हो सकता है। तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर या पार्टनर के मल्टीपल पार्टनर्स, उससे भी पीआईडी हो सकता है। ठीक है, और ट्रीटमेंट दोनों को लेना है, ये बात याद रखना। ये हो गया आपके रिस्क फैक्टर। लिख लिया सबने? एसिडी हो गया ना? हाँ, वो मतलब एसिडी बोल देते हैं, एसिडी ज्यादा थोड़ा बोलना ठीक रहता है। एसिडी और वैसा कोई भी इन्फेक्शन जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को डैमेज करता है, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हुआ है, उसका नाम हो जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, या डायरेक्ट कांटेक्ट से ट्रांसमिट होने वाली कोई भी डिजीज को एसिडी बोलते हैं। आगे बढ़े। आजकल हम कम्युनिटी में पढ़ेंगे, पहले आज से पहले कभी नहीं आता था, 2023 में एक बार क्वेश्चन आ गया, हमें तो वैसे 2021 से पढ़ा रहे। हर एक डिसऑर्डर होता है एसिडी, उस अलग अलग कलर का किट होता है, अलग अलग कलर का 7 कलर के किट होते हैं, कम्युनिटी में पढ़ते हैं। जब मैं प्रोग्राम पढ़ाऊंगा आपको, उसमें एसिडी किट, किसी को वेजिनाइटिस है तो कौन सा, यूरेथ्राइटिस है तो कौन सा, गोनोरिया तो कौन सा किट, अलग अलग किट का कलर होता है। ऐसे क्वेश्चन आता है, अभी पेपर में भी था मैथ्स को, यूरेथ्राइटिस में कौन सा मैथ्स करना था, फिर एबीसीडी मिला कर लिखना था, ये सही में था क्वेश्चन, है ना? तो ऐसे हम पढ़ा रहे सब चीजें कम्युनिटी में पढ़ोगे आप कम्युनिटी को जितना हल्का समझ रहे हैं ना उतना ही भारी है। आपको लगता है कम्युनिटी ऐसा सब्जेक्ट है, आप सोचोगे ये तो हमने 2 साल में नहीं पढ़ा, समझ लो 2 साल में पढ़ते हो ना, तो जो चीज तुमने 2 साल में नहीं पढ़ी ना, वो जो पढ़ी वो नहीं पढ़ूंगा। कम्युनिटी कुछ और ही है, तुम जो समझ रहे हो वो नहीं है। मतलब ऐसा है कि उसमें कितने भी क्वेश्चन आप तुम ले सकते हो डायरेक्ट कम्युनिटी में से, ऐसे भी हो सकता है अगर आपके समझने की तरफ शक्ति अच्छी है तो। पीआईडी में क्या क्या साइन सिम्टम आ सकते हैं भाई? पीआईडी का मतलब पेल्विक टेंडरनेस, पेल्विक पेन, नो एब्डोमिनल पेन, सीधा बोल दो ना, जैसे मेन साइन तो वही है। क्वेश्चन आ जाए गोनो क्या है बताओ, क्या देखने को मिलेगा? नो एब्डोमिनल पेन, डिस्चार्ज तो बात की बात बोल सकते हैं, तो नो एब्डोमिनल पेन या टेंडरनेस या डिस्चार्ज या सेप्सिस स्क्रीन पॉजिटिव। सेप्सिस स्क्रीन हॉस्पिटल में काम करते हो तो सुना होगा, सेप्सिस स्क्रीन पॉजिटिव, जैसे डॉक्टर राउंड लेते हैं ना तो अपने जीआर को बोलते हैं सेप्सिस स्क्रीन करवाई क्या, मतलब इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन के मार्कर करवाई क्या। सेप्सिस स्क्रीन का मतलब होता है ऐसा कोई भी टेस्ट जो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, उसको सेप्सिस स्क्रीन बोलते हैं। ऐसा कोई भी टेस्ट जिससे इन्फेक्शन का पता चलता है, जैसे कि सीबीसी, सीबीसी में आप न्यूट्रोफिल चेक करते हो, लिम्फोसाइट चेक करते हो, मोनोसाइट चेक करते हो, एसिनोफिल चेक करते हो, बेसोफिल चेक करते हो। न्यूट्रोफिल किसको शो करता है? एक्यूट इन्फेक्शन को। लिम्फोसाइट किसको शो करता है? क्रोनिक इन्फेक्शन को। करता है कि नहीं करता? अरे तो सुना, किसी का न्यूट्रोफिल नॉर्मल कितना होता है? लगभग 40 से 65-70 तक ही होता है। अगर किसी का 70 से ज्यादा, इसका मतलब एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है। लिम्फोसाइट क्रोनिक इन्फेक्शन, जैसे टीबी है, जैसे टाइफाइड है ना, बाद में 2 वीक के बाद में टाइफाइड या टीबी, उसमें लिम्फोसाइट ज्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। किसी को अगर कोई एलर्जी से रिलेटेड इन्फेक्शन हुआ है तो एसिनोफिल ज्यादा देखने को मिलता है ना, ऐसा पढ़ते हैं ना। तो ऐसे ये सब। और क्या क्या करते हो सीबीसी के अलावा? ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन और प्रोकैल्सिटोनिन और कल्चर, ब्लड कल्चर, अगर कोई होल्ड तो होल्ड कल्चर करते नहीं करते? तो ये सारे क्या है? सेप्सिस स्क्रीन में आता है। तो आप इन्फेक्शन होगा तो पॉजिटिव आएगा, डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई आएगी, सीआरपी बढ़ा हुआ आएगा, ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा, ये होगा। फिर अब नॉर्मल हिस्टोपैथोलॉजी, जब आप ऑर्गन का यूटिलाइजेशन करोगे, टीवीएस करोगे, तो आपको यूट्रस में अब्नॉर्मलिटी नजर आएगी, या तो या सर्वाइकल कैनाल में आएगी, या वैजिनल कैनाल में आएगी। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब आप टिश्यू की या तो बायोप्सी ले रहे हो। हिस्टो एचपीई का मतलब क्या होता है? एचपीई की फुल फॉर्म क्या होती है? हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन का दूसरा नाम बायोप्सी होता है। आप किसी टिश्यू का सैंपल लेके लैब भेजना हिस्टोपैथोलॉजी कहलाता है। समझ रहे हो ना? हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन मतलब किसी का सैंपल लेके ऑर्गन के टिश्यू का, कोई सेल का भेजना, फिर सेल की स्टडी करना, क्या कहलाता है? एचपीई कहलाता है ना। तो ये भी अब्नॉर्मल हो सकती है। लेप्रोस्कोपिक, आप लेप्रोस्कोप से ओपन करके कंफर्म करोगे भाई क्या दिक्कत है, कहाँ है, तो ये लेप्रोस्कोपिक कंफर्मेशन कर सकते हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे मैं बताऊंगा अभी कौन सी पीआईडी में कौन कौन सी इन्फेक्शन होता है सारे। फिर भी आप मैनेजमेंट में आप क्या क्या सलाह दे सकते हो? या तो हम फीमेल के बारे में आज पढ़ रहे हैं पीआईडी, तो एक फीमेल को पीआईडी है तो आप, या पीआईडी नहीं हो चलो, एक प्रिवेंशन होता है, एक ट्रीटमेंट होता है। पीआईडी से प्रिवेंशन के लिए आप क्या क्या सलाह दोगे? क्या क्या सलाह दोगे बताओ? पीआईडी नहीं हो, क्योंकि पीआईडी किसी को भी हो सकती है। और ऐसा बोलते हैं कि जो पूर्व सोशियो इकोनॉमिक में बताया, पूर्व सोशियो इकोनॉमिक में ज्यादा होती है। रीजन वही है, एजुकेशन की कमी। पीआईडी एजुकेशन की कमी से, पेरिनियल हाइजीन ना होने की वजह से ज्यादा होती है, क्योंकि एसेंडिंग होता है। और आपको पता होगा यूरेथ्रल ओरिफिस, वेजिनल ओरिफिस और एनल ओरिफिस, तीनों का मॉइस्चर की वजह से भी इन्फेक्शन ज्यादा ट्रांसमिट, और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉइस्चर की वजह से ज्यादा ग्रो करता है। इसीलिए मेल के कंपैरिजन में फीमेल में यूटीआई होने के चांसेस भी, एक तो मेन रीजन है यूरेथ्रा शॉर्ट, दूसरा रीजन है इंक्रीज मॉइस्चर एंड विद द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द वेजिनल कैनाल विद द यूरेथ्रल ओपनिंग। तो ऐसा बोलते 3 रीजन है। वैसे भी आप बताओ, आप कोई फीमेल है जिसको पीआईडी नहीं हो, तो आपसे पूछती है कि पीआईडी नहीं हो इसके लिए मुझे क्या क्या ध्यान रखना है, या मैम मुझे क्या क्या ध्यान रखना है, आप क्या क्या बताओगे? सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन, हाइजीन। दूसरा, अनप्रोटेक्टेड कोइटस एक्ट से बचना है। तीसरा,
अगर आपको ऐसा किसी प्रकार का इन्फेक्शन डिस्चार्ज का साइन मिले, एबनॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज हो, फाउल स्मेलिंग हो, कुछ भी एबनॉर्मलिटी लगे, पेन लगे, टेंडरनेस लगे, कुछ भी ऐसा लगे तो आप तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, हॉस्पिटल आना है, चेक करवाना है। और बताओ कुछ एक आधा बात कुछ याद आए तो बता दो। है चलो लिखते हैं अपन मैनेजमेंट जो भी है। एंटीबायोटिक लेना चाहिए खुद को भी और पार्टनर को भी। एंटीबायोटिक सेल्फ प्लस पार्टनर्स। हाइड्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। मस्ट पास यूरिन या मस्ट वॉइड आफ्टर मस्ट पास यूरिन। वॉइडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर एनी कोइटस एक्ट। बहुत जरूरी है पीआईडी से बचने को और यूटीआई से बचने के लिए। फुल लाइन लिख सकते हो आप, फिर पता लगा पीआईडी पढ़ते हैं। लास्ट मिनट में लिख दो वॉइड आफ्टर कोइटस एक्ट। अब हम अलग अलग पढ़ते हैं। पढ़े देखो इधर ध्यान देना प्लीज। पीआईडी प्रोटोजोल कौन सी? एक पीआईडी बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ये ना तो बैक्टीरिया ना प्रोटोजोआ के बीच वाली है। एक पीआईडी फंगल, एक पीआईडी प्योर बैक्टीरियल भी हो सकती है, और एक पीआईडी वेरी रेयर वायरल। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है किसका क्या क्या साइन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहीं से। अगर मैं स्टार्ट करूं कौन सा प्रोटोजोआ पीआईडी करता है, पहले तो डिजीज का नाम लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? डिजीज का नाम है ट्राइकोमोनियासिस पीआईडी। कौन सा पीआईडी? क्वेश्चन आता है ट्राइकोमोनियासिस पीआईडी का कॉज क्या है? आप क्या बोलोगे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या फंगस? कौन सा? पक्का याद रहेगा। जैसे आप टॉर्च इन्फेक्शन में टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोनोरी पढ़ते हैं, उसका भी कॉज प्रोटोजोआ होता है, इसका भी कॉज प्रोटोजोआ होता है। ट्राइकोमोनियासिस पीआईडी डिजीज का नाम है। कॉज का नाम क्या होगा? ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस के सब नेम क्या लगता है? इतना ही बोलते हैं ट्राइकोमोनियासिस पीआईडी। वही डिजीज का नाम है, वही इसका कॉज का नाम है। अब इसमें जो क्वेश्चन याद रखना है साइन सिम्टम। प्रोटोजोल इन्फेक्शन होता है ना कोई भी पीआईडी में, उसमें ग्रीन कलर का वेजिनल डिस्चार्ज होगा। क्वेश्चन आता है ट्राइकोमोनियासिस पीआईडी में वेजिनल डिस्चार्ज कैसा होगा? ग्रीन कलर डिस्चार्ज होगा। और वेजिना का अपीयरेंस कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ वेजिना। स्ट्रॉबेरी किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ मल्टीपल हेमरेजिक स्पॉट। बिकॉज ऑफ ब्रैकेट में लिख सकते हो बिकॉज ऑफ मल्टीपल हेमरेजिक स्पॉट। बहुत ज्यादा हेमरेजिक स्पॉट, जैसे डेंगू होता है बूंद बूंद टाइप कैसे होता है ना, छोटी गिटी होती है बहुत कम किसी हो जाता है तो रेड 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 निशान, वैसे ही वेजिनल स्पॉट हो जाते हैं मल्टीपल हेमरेजिक स्पॉट। तो ये इन्फेक्शन आप लिखो, पहले इसको लिखो, मेरे को बता देना मैंने लिख लिया। सिर्फ ये प्रोटोजोल क्या है? क्या है समझ मतलब? अच्छा समझ सिखा देता हूँ, कहाँ से आए? अरे भाई तुम्हारे मजे है। लिख लिया आपने? लिखा क्या? सुनो एक मिनट सुनो, लिखा तो सुनो, ये हो आपके ये खा लेना प्लीज, इधर ध्यान दे दो, क्योंकि एक क्वेश्चन पीआईडी के साइन सिम्टम में से हर बार आता है। ये इन्फेक्शन कौन सा है और यूनिवर्सल एंटीप्रोटोजोल ड्रग कौन सी? मेट्रोनिडाजोल। तो नीचे लिख दो ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडा, मेट्रोनिडाजोल। कौन सा जोल? मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोजिल है, मेट्रोजिल। मेट्रोजिल। आगे बढ़े, बोलो। हो गया ये पूरा समझ में आता है प्रोटोजोल वाला। सेम ये ड्रग ऑफ चॉइस उसकी है, टॉक्स में टी की टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोनोरी। पेट के अंदर एक इन्फेक्शन होता है एंड हमारे पास लाइट होता है टीएएच, उसकी भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? अब हम दूसरा पढ़ते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ये डिजीज का नाम है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस किसका नाम है? डिजीज का। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस का कॉज क्या है? कौन बताएगा? गार्डेनेला वेजिनलिस। क्या नाम है? गार्डेनेला वेजिनलिस। क्या बात समझ में आ रही? गार्डेनेला वेजिनलिस। इसके अंदर फीसी स्मेल, ग्रे कलर वेजिनल डिस्चार्ज। फीसी स्मेल, ग्रे कलर। इसके अंदर जो ट्रीटमेंट देते हैं एंटी प्रोटोजोल और एंटीबायोटिक दोनों देते हैं, वो भी स्टार्ट कर दिया।
चलो भाई, तो मेरा ध्यान तो पढ़ाई में रहेगा नहीं, प्लीज पढ़ते रहना ना। पीसी स्मेल, सुनो इधर, आपके आएंगे सीट पे आएंगे ना, मेरे को दिक्कत होगी ना, तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहेगा। पीसी स्मेल, ग्रे कलर वेजाइनल डिस्चार्ज, ट्रीटमेंट में एंटी प्रोटोजोल प्लस एंटीबायोटिक दोनों देना है, क्योंकि बैक्टीरियल वेजाइनल से मिक्स इन्फेक्शन ऑफ द प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया, मतलब मेट्रोजिल प्लस एंटीबायोटिक दोनों ट्रीटमेंट देना है। और तीसरा फंगल, तीसरा कौन सा, तुम्हारा देखो ध्यान इधर रखो प्लीज, तीसरा कौन सा फंगल का है, अरे बोलो फंगल लिखवाऊं क्या, ये सबने लिखा हो तो लिखो, तो मेरे ध्यान दो ना, अब लिखो फंगल। फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, कौन, माइकोलॉजी। और सुनो, फंगल पीआईडी, फंगल पीआईडी में जो डिजीज का नाम होगा, जो इतना कॉज का नाम लिख सकते हैं, फंगल पीआईडी नाम लिख दिया, डिजीज कॉज का नाम सुनना, कैंडिडा एल्बिकेंस, क्या नाम है, कैंडिडा एल्बी, इसी को बोलते हैं मोनाक्लियासिस, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं यीस्ट इन्फेक्शन, क्या बोलते हैं, कई कई बार ऐसा भी आता है फ्यूटो हाइपोपाई किससे रिलेटेड है, तो इसी को फंगल पीआईडी को ही फ्यूटो हाइपोपाई भी बोल सकते हैं, यीस्ट बोलो, मोनालियासिस बोलो, कैंडिडा एल्बिकेंस बोलो। अगर किसी फीमेल को, सुनना प्लीज अच्छे से, ये लिख लो फिर बोलूंगा, वो लिखा हुआ ना स्यूडो हाइपोपाई, स्यूडो हाइपोपाई कौन सी चीज में बनता है, फंगस में बनता है, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन। अब मैं एक बात और पूछ, अगर किसी फीमेल को फंगल पीआईडी है और वो प्रेग्नेंट है, और डायबिटीज में फंगल पीआईडी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन भी आ सकता है, डायबिटीज प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन कौन सा पीआईडी होता है, फंगल पीआईडी, मोस्ट कॉमन इन डायबिटिक एंड प्रेग्नेंट फीमेल, मोस्ट अनकॉमन इन प्रेगनेंसी इज ट्राइकोमोनियासिस, जो सबसे पहले लिखवाया था ना, वो प्रेगनेंसी में लेस कॉमन है, और डायबिटिक और प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन कौन सा पीआईडी है, फंगल पीआईडी, कौन सा, फंगल पीआईडी, टोटल लेस कॉमन इन द प्रेगनेंसी एंड फंगल पीआईडी द मोर कॉमन इन द प्रेगनेंसी। क्या समझ में आया मैं क्या बोला, प्रेगनेंसी और डायबिटीज में मोर कॉमन कौन सा पीआईडी, कैंडिडा एल्बिकेंस पीआईडी, फंगस मतलब एक ही बात, मैं सारे को नाम नहीं बोला, फंगल बोलो तो समझ आना, इसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फंगल का कॉज यही है। क्या समझ में आया इतना, अब सुनो नेक्स्ट, अगर किसी, सुनो तो बताऊं, अगर किसी फीमेल को फंगल पीआईडी है और वो प्रेगनेंसी में होता है, मैंने बोला फंगल मोस्ट कॉमन, तो उसके होने वाले न्यूबॉर्न बेबी को कौन सा डिसऑर्डर होता है, बेवकूफो तुम्हें इतना ही आंसर नहीं आता, फंगल पीआईडी होगा तो वजन डिस्चार्ज होगा, फोर्स सिक्रेशन बेबी को टच होगा, बेबी की ओरल ग्रंथि में छाले हो जाते हैं, कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से कौन से छाले होते हैं, तो कुछ समय से बेवकूफ लोग एब्सेंट पीरियड्स क्यों बोल रहे हैं, एब्सेंट पीरियड्स नॉर्मल है, वो हार्मोन की वजह से होते हैं, अपने आप ही सही हो जाते हैं, अपने आप ही सही हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए, फंगल इन्फेक्शन की वजह से मुंह में छाले होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओरल थ्रस, ओरल थ्रस और एब्सेंट पीरियड्स में क्या डिफरेंस है, आप एक कॉटन लोगे, बच्चे के मुंह के छाले को हटाने की कोशिश करोगे, अगर हटेगा नहीं और पेन करेगा और ब्लीडिंग करेगा, नॉन रिमूवेबल एंड कॉज ब्लीडिंग एंड पेन, इसका मतलब ओरल थ्रस है, और अगर हट गया इसका मतलब एब्सेंट पीरियड्स है। क्या ये समझ में आया, तो अगर फंगल पीआईडी फीमेल को है तो बेबी को क्या होगा, ओरल थ्रस, क्या होगा, तो ओरल थ्रस का कॉज क्या है, यही है, आल्सो कॉज ऑफ, आपको याद रहेगा, ओरल थ्रस इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न में ओरल थ्रस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, कैंडिडा एल्बिकेंस, ओरल थ्रस का कॉज कौन है, कैंडिडा मोनालियासिस बोलो या कैंडिडा एल्बिकेंस बोलो या यीस्ट इन्फेक्शन बोलो, तो जो फंगल पीआईडी करता है वही ओरल थ्रस करता है, इसीलिए बच्चा वही उसी के नाम से गुजर रहा है, वही सिक्रेशन बच्चे की ओरल कैविटी को टच करेगा, और फंगस इन्फेक्शन आपको पता है, अच्छे से पता है, फंगल इन्फेक्शन डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, चाहे टोल शेयर करने से, चाहे डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट होने से, चाहे क्लोथ से, चाहे बिस्तर से, कैसे भी फैल सकता है फंगस, तो जैसे आप सीबी फटो पैरासाइट इन्फेक्शन है, वो सेम कपड़े यूज करने से, टोल से यूज करने से भी फैलता है ना, जैसे किसी को बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, वो टोल शेयर करने से एक दूसरे में हो जाता है, ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसा इसी में भी थोड़ा याद रख। अब इसका साइन सिम्टम, नहीं मैं ऐसा ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, साइन सिम्टम, मैं बोला बाहर कौन आ गया, अगर फंगल इन्फेक्शन है, नहीं चाहिए नाम, मेरे को नाम नहीं चाहिए, बस आप लोग पढ़ लो, सिलेक्ट हो जाओ, पैसे कमाओ, खुश रहो, बस, तो नाम हमारा नीचे, नाम आपका होना चाहिए, उससे जरूरी है, टीचर अपनी जगह पर रहता है, स्टूडेंट ग्रो अप करता है, वही करना चाहिए, टीचर ग्रो अप करता जाए, स्टूडेंट सेम जगह पर, तो नाम क्या काम का, भाई नाम क्या काम का, एक बस है, सोचना जा रही है जोधपुर से जयपुर, जोधपुर से जयपुर, बस उसी जगह घूमेगी ना, लेकिन कितने लोगों को अपनी वो क्या मंदिर पर पहुंचा सकती है, बस अगर खुद हमने जाके आते हैं उसके अंदर बैठने वाले तो कुछ नहीं, तो हम चाहते हैं आपका नाम हो, जरूरी आपका नाम, हमारा नाम तो फिक्स है, आप चले जाओगे तो भी हमें सेम टॉपिक पढ़ना, आगे मैच में भी ऐसे बोलना है, फंगल वेजिनाइटिस, फंगल पीआईडी, कॉज, ओरल थ्रस, तुम ये नहीं पढ़ पाओगे वापस, कभी भी देख लेना, एक बार तुमने कोचिंग की तो वापस से बैठ के बता, तुम्हारा 2 घंटे में 1 घंटा नहीं रहेगी तुम्हें, तुम्हें देखना कितना हो रही है, मैंने पता है, बस सोचो सेम टॉपिक आके बोलना पड़ता है, पीआईडी ये और एक बार नहीं, एक एक महीने में 3 बार पीआईडी ये साल में 10 बार बोलना पड़ता है, फिर भी बोलते हैं ऐसा, आप मैं बैच वालों के लिए तो है ना, अगर हमने ये सोच लिया, हमने लास्ट बैच में पढ़ा है
तो बच्चे क्या सोचेंगे, ये अपना 100% इफेक्टिव लैब साहब नहीं पढ़ा रहा, क्यों? क्योंकि हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तुम्हारे लिए नया है। ऐसा होता है नहीं होता? तो प्लीज हमारा काम तो फिक्स ही है, तुम ग्रो करो, जरूरी है। साइंस सिम्टम क्या हो सकता है? फंगल एंजाइटी, फंगल सीएडी एंजाइटी, कुछ भी बोलो। व्हाइट चीज करडी विद इचिंग होना जरूरी है। तो कोई भी फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें इचिंग होती है कि नहीं होती? तो व्हाइट चीज करडी डिस्चार्ज विद इचिंग। इचिंग को हम वेजिनल प्लूराइटिस भी बोल सकते हैं, वेजिनल एरिया में इचिंग होगी, और प्लूराइटिस का मतलब होता है सीन में इचिंग होना। तो इचिंग बोलूं या वेजिनल प्लूराइटिस बोलूं, बात एक ही है, तो सीधा इचिंग लिख दूं। तो व्हाइट चीज करडी मिल्की या डिस्चार्ज, कैसे व्हाइट कलर का डिस्चार्ज और साथ में इचिंग प्रेजेंट, ट्रीटमेंट क्या दोगे? एंटी फंगल, एंटी फंगल बस। क्या दोगे ट्रीटमेंट में? एंटी फंगल। एंटी हो गया। अब लास्ट एक और बैक्टीरियल भी बचा हुआ है, बैक्टीरियल पीआईडी, वायरल भी, हाँ दोनों पढ़ेंगे, पहले बैक्टीरियल तो पढ़ ले। बैक्टीरियल पीआईडी, बैक्टीरिया के लिए कौन कौन सा? एक तो है नाइजीरिया गोनोरिया, है क्या? एक है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, एक मैं बोल सकता हूँ ट्रैपिनोमा पैलिडम, सही है, ट्रैपिनोमा पैलिडम। एक मैं बोल सकता हूँ हीमोफिलस डुक्ली, नाम सुना है? हीमोफिलस। एक होता है एलजीवी, तो मेरे को फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, लियो गार्डिनेला वेजिनल, ऐसा कुछ नाम है, एल का नाम नहीं याद नहीं, बाकी दो को मतलब एलजीवी भी होता है, क्लासिकल एसटीडी में आता है वो। देखो नाइजीरिया गोनोरिया कौन सी बीमारी करता है? गोनोरिया करता है ना, तो ये भी एसटीडी है। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस भी कर सकता है, कोई भी ट्रैकोमैटिस इंफेक्शन कर सकता है। कार्सिनोमा पैलिडम कौन सी बीमारी करता है? कौन सी बीमारी करता है? हीमोफिलस डुक्ली करता है कैंक्रोइड। ये एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी आता है, कैंक्रोइड का कौज क्या है? कैंक्रोइड, CHNCHROID, कैंक्रोइड का कौज बताओ, तो आप बोलोगे हीमोफिलस डुक्ली। ये सारे बैक्टीरिया है ना, नाइजीरिया गोनोरिया। आपको पता है बच्चों न्यूबॉर्न बेबी में आंखें खराब हो जाती कई बार, तो उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेटम। अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया किसी का ओरल थ्रेश हो जाए तो कौन जिम्मेदार? कैंडिडा एल्बिकेंस। अगर किसी की आंखें खराब हो जाए तो पहले नंबर पे ये जिम्मेदार, ये ऑप्शन में नहीं है तो ये जिम्मेदार। न्यूबॉर्न बेबी की आंखें खराब मदर के कौन से पीआईडी की वजह से होता है? नाइजीरिया गोनोरिया के पीआईडी से। ऑप्थेल्मिया नियोनेटम नाम सुना है? तो ऑप्थेल्मिया नियोनेटम नाइजीरिया गोनोरिया और क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? क्लेमाइडिया, टी का मतलब है ट्रैकोमैटिस, फुल फॉर्म लिख देना, तुम गालियां दोगे लास्ट दिन। ट्रैकोमैटिस। ऑप्थेल्मिया मतलब आंख, नियोमेट्रम मतलब न्यूबॉर्न की, न्यूबॉर्न की आंख खराब हो जाती है किसी बैक्टीरिया की वजह से, तो मदर को कौन सा इंफेक्शन है? आप बोल रहे गोनोरिया है, गोनोरिया ऑप्शन में नहीं है तो क्या बोलोगे? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस का इंफेक्शन है। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इन सब में क्या होता है? बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, और कोई भी बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है तो फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज आता है। कैसा डिस्चार्ज आता है? फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, मतलब फ्लूरेंट, फर्स्ट लाइक फ्लूरेंट को क्या बोलते हैं? तो मैं फाउल स्मेलिंग बोलूं या माल ऑर्डरस बोलूं या प्रूलेंट बोलूं या एक्सुडेटिव बोलूं, सबका मीनिंग एक ही है। एक्सुडेट का मतलब भी फर्स्ट होता है, फ्लूरेंट का मतलब भी फर्स्ट होता है, फाउल स्मेलिंग का मतलब भी इन्फेक्शन होता है, माल ऑर्डरस का मतलब भी इन्फेक्शन होता है। समझ में आ रहा? माल ऑर्डरस मतलब बदबूदार, या फाउल स्मेलिंग सेम, प्रूलेंट सेम, एक्सुडेटिव सेम। क्या दोगे उस पर्सन को और उसके फादर दोनों को? एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे पूरा विद पेरिनियल हाइजीन। आगे समझ में? आगे समझ नहीं है? एंटीबायोटिक प्लस पेरिनियल हाइजीन। एंटीबायोटिक सिस्टमेटिक भी देंगे और लोकल भी देंगे। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है? इंजेक्टेबल या ओरल। लोकल एंटीबायोटिक कैसे देते हैं? एंटीसेप्टिक कैसे देते हैं? अरे बीटा दिन की सपोजिटरी आती है, तो एंटीसेप्टिक सपोजिटरी लगाते हैं इंट्रावेजाइनल, ताकि वहां लोकल एंटीसेप्टिक एरिया से इंफेक्शन मर जाए। तो सिस्टमेटिक भी देंगे और लोकल भी देंगे। क्लीन जेन नाम की सपोजिटरी आती है ना, क्लीन जेन नाम सुना होगा आपने, है ना? तो लोकल भी देते हैं और सिस्टमेटिक भी। सिस्टमेटिक का मतलब क्या था? ओरल या आईवी। लोकल का मतलब जिस ऑर्गन में इंफेक्शन उसी रूट से देना लोकल कहलाता है। इतना तो समझते हैं हम लोग, लोकल और सिस्टमेटिक। हो गया? अब आपने अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने फंगल इन्फेक्शन नाम पढ़ाया था, पढ़ाया था ना? फंगल इन्फेक्शन को रिंग वॉर्म बोलते हैं। अगर मैं पूरी बॉडी की बात करूं लास्ट में, फंगल बॉडी में जो फंगल इन्फेक्शन रिंग जैसा बन जाता है ना, गोल गोल, कोई भी फंगल होता है तो गोल गोल रिंग जैसा हो जाता है, उसको बोलते हैं रिंग वॉर्म। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? वो अभी बताता हूँ। इससे पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ट्रैपिनोमा पैलिडम एक बैक्टीरिया का नाम है, ये बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है? स्पाइरोच्यूट। तो अगर कल के दिन क्वेश्चन आ जाए कि सिफिलिस का कॉज बताओ, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, आप क्या बोलोगे? पहले बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया ऑप्शन में नहीं हो तो आप क्या करोगे? स्पाइरोच्यूट। ऐसा कई बार हुआ है, स्पाइरोचेट ऑप्शन में है और बैक्टीरिया भी है, तो स्पाइरोचेट जाएगा आंसर। तो बैक्टीरिया तो सारे है, ये स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है जो कि एस शेप का होता है। तो मैं ऐसा बोल सकते हो, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ए स्पाइरोचेट बैक्टीरिया। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ए स्पाइरोचेट बैक्टीरिया। तो स्पाइरोचेट को प्रायोरिटी देना है, स्पाइरोचेट को प्रायोरिटी। क्या ये बात समझ में आई? सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ए स्पाइरोचेट बैक्टीरिया नोन एज ट्रैपिनोमा पैलिडम। अब समझ में आ गया? अभी 9 सेट में क्वेश्चन आया था
कि सैडल नोज है बेबी को, तो प्रेगनेंसी में मदर को कौन सा डिसऑर्डर रहा होगा? सिफिलिस, कंजेनाइटल सिफिलिस है ना। हंटिंगटन टीथ, स्लीवनेस और सैडल नोज इज अ क्लासिकल ट्रायड ऑफ सिफिलिस। हंटिंगटन टीथ, कौन सा टीथ? न्यू बॉर्न की बात कर रहे हैं, जब बच्चा जन्म लेगा उसके टीथ होंगे हंटिंगटन, उसका डिफनेस होगा उसको, और उसका नोज सैडल होगा, एकदम छोटा छोटा सा टाइप। ये किसका साइन है? कंजेनाइटल सिफिलिस का साइन है। मतलब प्रेग्नेंट मदर को सिफिलिस है, उसकी वजह से बेबी को सिफिलिस हो जाए तो ये साइन आता है। तो ट्रायड ऑफ कंजेनाइटल सिफिलिस। डिफनेस, हाँ डेफनेस, डिफनेस जो भी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेफनेस, हाँ जो भी है, DEA लिखा है मैंने, हाँ वही डेफनेस। डेफनेस मतलब क्या है? ऐसा कोई भी पर्सन जो सुन नहीं पाता, ऐसा बोलते या सुनना नहीं चाहता। बेरे की डेफिनेशन क्या है? डेफनेस की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO, ऐसा कोई भी पर्सन जो सुन नहीं सकता। क्या डेफिनेशन है? अच्छा, जब तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहे हो और टीचर ने बोल दिया आपको बोलना नहीं है, आप उसको स्टार्ट करते हो, उसको बोलते हैं विस्पर साउंड, वो होती है 25 डेसिबल की। कितने की? तो तुम लोग आपस में विस्परिंग साउंड निकाल रहे हो और यहाँ खड़ा टीचर सुन नहीं रहा है, तो क्या टीचर बहरा है? क्योंकि तुम्हारा पर्पज यही है वो ना सुने, तो कहां से सुनेगा? फिर आता है आईसीयू की वॉइस। आईसीयू का होता है 25 से 50 डेसिबल। कितना क्वेश्चन आ सकता है आईसीयू में कितनी आवाज अलाउ है? लेस देन 50 डेसिबल। या रेंज पूछ ले तो 25 से 50 डेसिबल तक आईसीयू में बोल सकते हो। विस्पर कितने को बोलते हैं? 25 डेसिबल को। आईसीयू की वॉइस 25 से 50। डी छोटा लिखना, डी बड़ा लिखना डेसिबल में। डी छोटी एबिसिटी वाला और डी बड़ी एबिसिटी वाला, ऐसे लिखते हैं डेसिबल, ऐसे लिखते हैं ना। साउंड किसमें मापते हैं? तो 25 तक विस्पर, 25 से 50 आईसीयू वॉइस एक्सेप्टेबल, 50 से 75 होता है नॉर्मल कन्वर्सेशन। नॉर्मल कन्वर्सेशन का मतलब होता है 10-15 फीट का रूम है, उसमें आप आराम से बोल रहे हो बिना माइक, उसको बोलते हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन। जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये माइक बंद कर दिया। नॉर्मल कन्वर्सेशन क्या होता है? 50 से, और बीच में एकदम कहीं कहीं ऐसा भी आ सकता है 60 से 70 भी, तो 50-75 की रहती है। तो एग्जैक्ट आंसर 50 से 75 है, ऑप्शन नहीं हो तो 60 से 70 भी बोल देते हैं। अब मैंने जब माइक हटा के मैं धीरे से बोल रहा था कि आज हमारा दैनिक पूरा हो जाएगा, तो क्या लास्ट वाले को आवाज आई थी? क्या तुम नहीं आई? तो क्या तुम बहरे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इतना जोर से बोला ही नहीं कि पूरे हॉल को सुनाई दे, मैं एक रूम को मान के बोल रहा था, तो तुम बहरे नहीं हो। तो जब तक 55 डेसिबल भी सुनाई नहीं दे, इसका मतलब तुम बहरे नहीं है। ऐसा कोई भी पर्सन जो 90 डेसिबल और 90 से ऊपर की आवाज भी ना सुने, फिर उसको क्या बोलना है? तो उसको बोलते हैं प्रोफाउंड डेफनेस। ए पर्सन नहीं सुन सकता 90 to 95 डेसिबल इज कॉल्ड इज ए डेफनेस अकॉर्डिंग टू WHO। ऐसा नहीं तुम कुछ कर रहे हो नहीं सुने, तुम नॉर्मल बोल रहे हो नहीं सुने, आईसीयू में बोल रहे हो नहीं सुने, 90 to 95 डेसिबल की वॉइस को न सुन पाना डेफनेस है। समझे क्या? ये WHO की डेफिनेशन है। धीरे से बोल रहे हो, सामने वाला नहीं सुना, फिर जोर से कह रहे हो पहले सुन, अब तो सुन रहा है। अब हम बात कर रहे थे रिंग वर्म की, किसकी? अच्छा वायरल रहेगा ना। वायरल पीरियड कुछ होता नहीं है, बस वही है एसपीवी। क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। दूसरा नाम क्या था उसका? कॉन्डिलोमा एक्यूमुलेटम। क्या नाम था? जल्दी करो रे, मुझे लगता है मैं तो बोल रहा था पूरा कर देंगे, क्या कर देंगे पूरा, पहले टाइम हो रहा है। एक्यू कॉन्डिलोमा एक्यूमुलेटम एक्चुअली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ना। ये कौन सी बीमारी करता है? सर्वाइकल कैंसर कर सकता है, और या जेनिटल वार्ड्स कर सकता है। क्या कर सकता है? मेल में बोले तो जेनिटल वार्ड, फीमेल में बोले तो सर्विक्स कैंसर भी बाई चांस कर सकता है। इसका प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे? प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे? अरे वो नहीं, कोई बीमारी नहीं हो उसके लिए क्या करते हैं? वैक्सीन। तो हम वैक्सीन दे देते हैं एडोलेसेंट फीमेल को। एडोलेसेंट गर्ल को क्या दे देते हैं? गार्डेसिल या सर्विस। अब कितनी लोग क्या है वो तुम पढ़ोगे सर्विक्स कैंसर में, अभी नहीं पढ़ा। एडोलेसेंट गर्ल को देते हैं गार्डेसिल नाम या सर्विक्स, ये तो प्राइमरी। अगर किसी को डाउट कोई हो गया है तो कौन सा प्रिवेंशन करते हैं? अगर किसी को डिजीज हमें लगता है कि शायद इसको हो सकती है, तो अर्ली डायग्नोस करना क्या कहलाता है? सेकेंडरी। तो इसके लिए सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे? पेपर, किसके द्वारा? एराई पेचुला। और फर्सरी का मतलब उस ऑर्गन को निकाल देते हैं। अगर किसी को कैंसर हो जाए तो सर्विक्स को निकाल देते हैं और रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी देते हैं, वो थर्सरी में आता है। लास्ट में जो ऑर्गन निकाल देते हैं ना वो थर्सरी में आता है ना। कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए जो सर्जरी करते हैं वो थर्सरी में आता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन। अरे एडोलेसेंट गर्ल को गार्डेसिल और सर्विवेक्स दो वैक्सीन आती है, तुम सुनते नहीं हो क्या जब मैं बोल रहा हूँ? अरे तो यही तो बोल रहा हूँ, एडोलेसेंट गर्ल को, तो एडोलेसेंट गर्ल वैक्सीन गार्डेसिल एंड वैक्सीन सर्विवेक्स। पर ध्यान कहाँ रहता है पता नहीं। एडोलेसेंट गर्ल को गार्डेसिल और सर्विवेक्स, ये क्या है? चले भी कौन खाएगा भाई। ठीक है भाई, अच्छी बात। प्राइमरी प्रिवेंशन, अरे ये समझ में नहीं आया क्या? क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? एडोलेसेंट गर्ल गार्डेसिल सर्विवेक्स दो वैक्सीन का नाम है। ये फीमेल को बोलना है, गर्ल को एडोलेसेंट गर्ल। प्राइमरी का मतलब है डिजीज होने से पहले बीसीजी वैक्सीन सुना है? ओपीवी सुना है? तो जन्म होते ही लगाते हैं ना, डिजीज का वेट नहीं करते। तो प्राइमरी का मतलब होता है वैक्सीन। और अगर लगता है कि हो गया तो कौन सा प्रिवेंशन? जल्दी से जल्दी किसी का पता करना, किससे करते हैं? पेट स्मीयर, ये स्क्रीनिंग है। इसमें जो भी डाउट होगी उससे करेंगे बायोप्सी।
स्क्रीन का मतलब डाउटफुल पेशेंट को छांटना, छांटने के बाद उसकी क्या करेंगे, बायोप्सी, उसके बाद में उसकी सर्जरी, रेडियो, कीमो वगैरह करेंगे। ये हो गया आपका ट्रीटमेंट। चलो अपन हम बात कर रहे थे, क्या नाम है, रिंग वर्म का मतलब क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी। इसको क्या बोलते हैं, हेड, इसको हेड बोलते हैं ना, अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते, हेड के बाद ये पूरी क्या हो गई, बॉडी। मोस्टली फंगल जेनिटल एरिया, इनवाइनल एरिया में फंगल ज्यादा होता है क्योंकि मॉइस्चर की वजह से। अगर बाई चांस इनवाइनल रीजन में हो जाए तो नाम अलग है, हेड पे हो जाए तो नाम अलग है, कोई बॉडी के फोल्ड में, बॉडी के अदर देन इनवाइनल, बॉडी के और किसी भी फोल्ड में हो जाए, यहाँ यहाँ यहाँ, उससे नाम अलग है, पैरों में हो जाए उसका नाम अलग है। अगर किसी को रिंग वर्म हेड में हो जाए तो उसको कैफ का पहनते हैं, कैफ का पहनते हैं हेड में, इसीलिए नाम पड़ गया टीनिया। अगर हेड का फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो क्या बोलते हैं, टीनिया कैफिटिस, क्या बोलते हैं। अरे सुनो बेवकूफ, तुम हंस रहे होंगे, नॉन सेट में आया है, बुखार बार आ गया, नहीं आया मतलब आ जाएगा, मैं कहने का मतलब आ जाएगा। टीनिया कैफिटिस पूरी बॉडी के किसी भी फोल्ड में हो जाए अदर देन जेनिटल्स तो उसको बोलते हैं टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया ऑल ओवर बॉडी कॉर्पोरिस, टीनिया कॉर्पोरिस। इनवाइनल रीजन हो जाए उसको बोलते हैं टीनिया फ्लोरिस, क्या बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है जॉक इट, क्या बोलते हैं, जॉक इट। इनवाइनल रीजन हो जाए, इसी का दूसरा नाम क्या, जॉक, और लेग में हो जाए। अगर किसी को पैरों में फंगल इन्फेक्शन हो जाए पर्सन क्या करेगा, समझ रहे हो, ऐसे कौन करता है, दौड़ने वाला रनर, और दौड़ने वाले को क्या बोलते हैं, तो इसी का दूसरा नाम है, पहले तो ये बोलोगे टीनिया, पहले को क्या बोलते हैं, पेडिस, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आता है टीनिया पेडिस किस में होता है, या टीनिया पेडिस का दूसरा नाम है एथलेटिक फुट, कौन सा फुट, एथलेटिक, तो ये हो गया बेचारा। इस सबकी लगभग क्या फंगल एंटी फंगल ड्रग, सबकी लगभग क्या है। अब देखो जिसके पीछे जोन लगता है वैसा बोलते हैं एंटी फंगल, जरूरी नहीं है, ये थोड़ा याद रखने लायक चीज होती है, जरूरी नहीं है कि जिसके पीछे डॉट पेंटा जोन भी लगता है ना, लेंस जोन भी लगता है, एक दिन हमने पढ़ा कुछ और जिसके पीछे वो इनहेलेशन एनेस्थेटिक उसके पीछे भी जोन लगता है, हर जगह जोन लगता है, तो थोड़ा सा याद रखना है। और टाइम एक्स्ट्रा जोन नाम सुना होगा, वो एंटी फंगल नहीं है, वो एंटी बैक्टीरियल है, और क्लोटाइमेजोल एंटी फंगल है, सबका याद रखो। यहाँ तक तो टीनिया हेपेटिस की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, इसके पीछे कहीं पर जोन है, ग्रेसियोक्लोविन इज एंटी इन्फेक्टिव ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ टीनिया हेपेटिस, एक ग्रेसियोक्लोविन। क्वेश्चन सीधा क्या आएगा पता है, ग्रेसियोक्लोविन क्या है, ऑप्शन ए एंटीपायरेटिक, ऑप्शन बी फुलमिनेंट बेटिक्यूल की ड्रग ऑफ चॉइस, आप लोग फुल फुल हो, हाँ फुलमिनेंट, अच्छा फुल फुल मैच कर रहा है, जो मैच करता है ना नॉन सेट में उसको सबसे पहले हटाना है। अब देखो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और आपको चाहते हो कि कौन से दो ऑप्शन हटाऊं, तो जिसमें वर्ड मैच कर रहा है उसको सबसे पहले हटाना है, सबसे पहले हटाना है। नॉन सेट वाला शब्द मैच जानबूझ के देता है कि ये तुक्का लगेगा, और तुक्के में हमेशा ऐसे लगाना नहीं है पहले तो, और लगाओ तो मैच वाला कभी नहीं लगाना है, वर्ड मैच गलत है, राइट आंसर हो ही नहीं सकता, जो तुम्हें दिखता है वो आंसर नहीं होता। इसलिए ग्रेसियोक्लोविन आपको याद रखना है एंटी फंगल ड्रग है, और टीनिया हेपेटिस की ड्रग, तो भाई अपना गायनिक वाइनिक रामाम, ऑप्स भी हो गई, गायनिक भी हो गई, समोसा खा लिए तो ठीक खुश रहो।